हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ इन अफराइज एकेडमी। और आज का वीडियो क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 5 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1, 2 और 3 और 4 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1, 2, 3 और 4 को देखिए, जिससे आपको जो चीज़ें हैं अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप अगर ये पार्ट 5 देखते हो तो बहुत कुछ अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने कल आपको लास्ट जो पार्ट 4 में बताया था वो आपको वर्जन और निस्तापन लास्ट में बताया। तो वर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, इसको अपन रिपीट कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्जन क्या है, वह विक्रिया होती है जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, इसको अपन वर्जन बोलते हैं। निस्तापन में क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। चेंज कितना है, वहां पे सल्फाइड अयस्क है, वायु की मात्रा ऊपर वाले में सीमित नहीं है, नीचे वाले में वायु की मात्रा सीमित है, बस बाकी सब वही है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है थर्मेट अभिक्रिया। तो थर्मेट अभिक्रिया क्या है, यह वह अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया क्या होती है, अत्यधिक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, मिलती है अभिक्रिया के उपरांत। इस अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा देखो इतनी अधिक होती है कि धातुएं हमें किस अवस्था में मिलती हैं, गलित अवस्था में यहाँ पे धातु हमें प्राप्त होती है, ये ध्यान रखो। तो थर्मेट अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है कि जिसमें इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है भैया, इतनी अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्पन्न होती है कि धातुएं भी गलित अवस्था में हमें प्राप्त होती हैं। इस अभिक्रिया का जो प्रयोग है किसमें किया जाता है, रेल की पटरी एवं मशीनों के पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। आप इस इमेज में बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हो। आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे रेल की पटरी को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो थर्मेट अभिक्रिया क्या है, एक अत्यधिक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है जिसका जो उपयोग है अपन किसमें करते हैं, जिसका उपयोग अपन किसमें करते हैं, रेल की पटरियों एवं मशीनों के पुर्जों की जो दरारें जो होती हैं उनमें पड़ जाती हैं या फिर उनको जॉइंट जो होते हैं उनको जोड़ने में इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है, Fe2O3, ठीक है ना, Fe2O3, ठीक, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया हम यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया भी हमें याद रखनी है, थर्मेट अभिक्रिया को जो एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु है, हमने सबसे नीचे वाली जो धातुएं थी सक्रियता श्रेणी में, ठीक है, उनका निष्कर्षण किया, वो हमें सल्फाइड के रूप में मिली। ठीक है, उनको हम गर्म करने पर ही सीधे उनसे धातु मिल जाती थी। दूसरा हमने मध्य में वो हमें सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में, इनको भी हम गर्म ही करते थे। ठीक है ना, किसी को सीमित वायु और किसी को बिना सीमित वायु अधिक ताप पर गर्म करते थे, ऑक्साइड मिल जाता था, फिर उसका कार्बन के साथ उपचयन करने से हमें धातु मिल जाती थी। ठीक, लेकिन सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं सबसे ऊपर होती हैं, क्या हम उनका निष्कर्षण भी गर्म करके कर सकते हैं, तो नहीं। ठीक है, इनका जो प्रोसेस होता है वो अलग है क्योंकि ये सबसे ऊपर जो होती हैं वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं, इनको सिर्फ हम गर्म करने से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरह से क्या होता है, पूरा इस चीज को अपन समझते हैं। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक क्या होती हैं, अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, इसलिए जो इनका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। क्यों किया जाता है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं होती हैं वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो निष्कर्षण है वो विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। ओके, अब इनमें धातुएं कौन सी होती हैं, सोडियम हो गया आपका, ठीक है ना, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम भी आप ले सकते हो। ठीक है, को उनके क्लोराइडों से विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है धातु कैथोड पर तथा एनोड पर। जैसे हम NaCl अगर हम ले लें, यहाँ पे NaCl अपना NaCl है, ठीक है, ये
तो NaCl में Na जो है जब हम इनका विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पे हमें Na मिलता है और Cl जो मिलता है वो एनोड पे मिलता है। ठीक है, अब विद्युत अपघटन परिष्करण विधि, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इस चीज को हम इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो विद्युत अपघटन परिष्करण क्या होता है? ठीक है, ये जो विधि है, ठीक है, बहुत ही अच्छी विधि है। देखो, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए, ठीक है, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटन परिष्करण विधि है। धातुओं से अपद्रव्यों को हटाने के लिए सबसे अधिक जो प्रचलित विधि है वो कौन सी है? विद्युत अपघटन परिष्करण विधि है। इस विधि में हम कॉपर, जिंक, टिन, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है या करते हैं। ठीक है, अब देखो, इस विधि में हम क्या करते हैं? अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। यहां से स्टार्ट हो जाता है। देखो, यहां से ऊपर जो था वो तो इसके बारे में था, लेकिन इस धातु में करते क्या क्या है हम। ठीक है, तो इस विधि में, इस मेथड जो है विद्युत अपघटन परिष्करण विधि जो है, अशुद्ध धातु को तो हम क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी, और ये आपकी शुद्ध है, वो है आपकी कैथोड। ठीक है, अब धातु के लवण विलयन का प्रयोग करते हैं। अब जिस धातु को हमें शुद्ध करना होता है उसकी लवण विलयन का, जैसे कॉपर को करना है तो यहाँ पे इसमें कॉपर सल्फेट ले लो आप। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का विलयन हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, कॉपर को अगर हमें शुद्ध करना है, कॉपर को प्राप्त करना है तो कॉपर सल्फेट का लेंगे। ठीक है, और चित्रानुसार उपकरण को हम व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे एक को एनोड बना लिया हमने, कैथोड बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया दोनों। ठीक है, इसमें विद्युत डाल दिया और इसका संपर्क बैटरी से कर देते हैं। ये बैटरी लगा दी और एक कुंजी लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अपन स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन जब हम करते हैं तो भाई इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। तो धारा प्रवाहित हम करते हैं तो क्या देखते हैं? इससे जो कॉपर है, ठीक है, इससे जो आपका जो एनोड है, इससे कॉपर क्या है? ये तो शुद्ध है आपका। ठीक है, एनोड से कॉपर जो है वो विलयन में आती है। ठीक है, और विलयन वाली जो कॉपर है, ठीक है, इससे कॉपर विलयन में आई और विलयन से फिर कैथोड पे जमा होने लगती है। ठीक है, तो ये होता है। अब क्या होता है इसमें? देखो, एक और चीज भी है। जैसे इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे एनोड के नीचे जो कुछ अशुद्धियां यहाँ पे ये हो जाती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बैठ जाती हैं। इसको अपन एनोड पंख भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई अशुद्ध है, ये अशुद्ध में अशुद्धियां भी होंगी कुछ, वो नीचे बैठेंगी। बाकी जो कॉपर होता है वो विलयन में घुल जाता है। अब ये विलयन में घुल जाता है तो उतनी ही मात्रा, जितनी मात्रा में यहाँ कॉपर जो है एनोड से विलयन में घुलता है, उतनी ही मात्रा में कॉपर भैया इस पे चिपक जाता, लग जाता है। ठीक है ना, कैथोड पे। तो इस तरीके से भैया हम इस विधि के द्वारा जो है धातुओं का परिष्करण करते हैं। ठीक है, तो और ये बहुत ही अच्छी विधि है। यहाँ से क्या होता है, 99% जो धातु शुद्ध हमें प्राप्त होती है। ठीक, तो अब आपको मैंने यहाँ पे एनोड पंख भी, कैथोड, ठीक है, ये जो एनोड है यहाँ पे नीचे अशुद्धियां बैठ जाती हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन एनोड पंख बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको इसको दोबारा समझा देता हूँ एक बार। ये जो आपका विधि है, ठीक है, विद्युत परिष्करण विधि, ये क्या है? सबसे अधिक प्रचलन वाली विधि है। ठीक है ना, सबसे अधिक प्रचलित विधि है। और इसमें क्या होता है आपका? सबसे अधिक प्रचलित विधि है। दूसरी चीज, इसमें आप गोल्ड, टिन धातुएं आज जैसी जो है ना, इनका परिष्करण आप कर सकते हो, काफी सारी धातुओं का। दूसरा है, इसमें बहुत आसान होता है। इसमें क्या करना होता है? हमें अशुद्ध धातु की छड़ को हमें एनोड बनाना होता है और शुद्ध को कैथोड। ठीक है, अब इनमें जो विलयन लेते हैं वो धातु का लवण ही होता है। मान लो कॉपर को करना है तो कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है ना, लवण विलयन हो गया, विद्युत अपघट्य जिसको वो अपन बोलते हैं। अब इसको क्या करते हैं? बैटरी से इसका संपर्क कर देते हैं दोनों का ना, कुंजी वगैरह लगा देते हैं। फिर इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? एनोड से कॉपर जो है, जितनी मात्रा एनोड से जो कॉपर है वो विलयन में घुलने लगती है। अब जितनी मात्रा में एनोड से कॉपर
विलियन में घुलती है डियर स्टूडेंट, उतनी ही मात्रा में विलियन से कॉपर किस पे निश्चित होने लगती है, कैथोड पर चिपकने लगती है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब एनोड से कॉपर अगर विलियन में घुलेगी तो कुछ अशुद्धियां तो है ना, अशुद्ध क्षण है एनोड, तो उसकी जो अशुद्धियां होती हैं वो नीचे एनोड के नीचे ही तली में जो आपका बीकर है जिसमें भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो मैं उसमें बैठने लगती हैं, तो उसको अपन एनोड पंख बोलते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपचायक के रूप में प्रयोग होने वाली धातुएं, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, इसलिए अपन ने इसको ले रखा है, ठीक है। अपचायक के रूप में प्रयुक्त होने वाली धातुएं कौन सी हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अपचायक के रूप में प्रयुक्त होने वाली धातुएं सोडियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन ने एक एग्जाम्पल भी लिया है, ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल ये हो जाता है, इसलिए अपन ने लिख रखा है। MnO2 की अभिक्रिया किससे की हमने, Al से की, ठीक है। तो अपना यहाँ पे ये सिंबल लगाना अपन भूल गए, ठीक है, तो यहाँ पे गिब्स का एरो लगा दिया अपने। गिब्स क्या हो रहा है, देखो ये Al जो है ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देता है, क्या बचता है, Mn बचता है, और ये Al2O3, ठीक है, और प्लस यहाँ पे ऊष्मा की आपकी होती है, ओके। अब देखो संचारण से सुरक्षा, तो संचारण क्या होता है ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। संचारण क्या है, जैसे अगर धातुएं जो होती हैं अगर हम उनको खुला ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वातावरण में मतलब जो वायु है, आर्द्र वायु है, ठीक है ना, तो उससे अभिक्रिया करते हैं तो उनकी जो बाहरी परत है वो संचारित होने लगती है, ठीक है, इसी को संचारण कहते हैं। इसको बचाया कैसे जा सकता है, पेंट करके, ठीक है। संचारण से सुरक्षा कैसे की जाती है वो अपन करते हैं धातुओं पे, जैसे पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, ठीक है, क्रोमियम का लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर हम धातु की संचारण से सुरक्षा करते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, संचारण किसे कहते हैं, ये तो अपने डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में लिखा दिया, संचारण से सुरक्षा अपन यहाँ बता रहे हैं आपको, तो दोनों भी कभी कभी साथ में आ जाती हैं, अलग अलग भी आ जाती हैं, तो आपको याद रखना है। अब यशद लेपन क्या होता है इसको आप समझें, ठीक है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए इन पर जिंक यानी जस्ते की पर चढ़ाई जाती है, जस्ते या जिंक की परत, इसको अपन यशद लेपन कहते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो बिजली के खंभे होते हैं ना, उनपे जो होता है चांदी के जैसे जो वो लगती है ना, उनमें तार को रोकने के लिए उसमें क्लिप वगैरह लगती है ना, क्लिप वगैरह जो होती हैं तो वो लोहे की होती है, बट उनपे जो परत है वो जस्ते की यानी जिंक की चढ़ाई जाती है, ठीक है। अब मिश्र धातु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब यहाँ पे पीतल जो है, पीतल किससे मिलकर बना होता है, जिंक और आपका कॉपर से मिलकर बना है। कांसा किससे मिलकर बना है आपका, एसएन टिन और कॉपर से। सोल्डर जो होता है वो पीबी और एसएन से मिलकर बना है। ये आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है, ऑप्शन में भी ये आ जाते हैं, ठीक है। कौन किससे मिलकर बना है, पीतल किससे मिलकर बना होता है, कांसा किससे मिलकर बना है, सोल्डर किससे मिलकर बना होता है, मिश्र धातु क्या है, यशद लेपन क्या है, ठीक है ना, संचारण से सुरक्षा क्या है। बहुत अच्छे टॉपिक है, इनको याद करना, एक एक नंबर के एग्जाम में आ जाते हैं। अब बात करते हैं सोने के बारे में। जो सोना है उसके गोल्ड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, चैप्टर 2 में धातु में। अब सोने के गुण तन्यता और आघात वर्धनीयता वाला बहुत अच्छा गुण इसमें होता है, सोने में सबसे अधिक होता है ये। दूसरा क्या है कि सोने की जो शुद्धता की माप जो है वो किससे होती है, वो कैरेट से होती है। आजकल आप एडवर्टाइज देखते होंगे टीवी पे, तो वहाँ भी 24 कैरेट के गोल्ड के एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो काफ़ी नरम होता है, उसका कोई भी आभूषण नहीं बनाया जा सकता, यानी शुद्ध सोने का कोई आभूषण नहीं बनाया जा सकता। तो सोने का जो मापने की इकाई है वो कैरेट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्या है, कैरेट है। और इसका शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है और ये काफ़ी नरम होता है, इसका कोई भी आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब अमलगम क्या होता है, डेफिनेशन है, कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। यदि कोई एक धातु क्या है, पारद है, तो उसके मिश्र धातु को क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं, ये ध्यान रखना है। यदि कोई एक धातु क्या है, पारद है, तो उसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता कम तथा गलनांक अधिक होता है। एक चीज भी आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की जो विद्युत चालकता है वो कम और गलनांक अधिक होता है। उदाहरण यहाँ पे मिश्र धातु के दे रखे हैं, इनको अपन ऊपर भी किए, ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, आपको हो ही गए होंगे, ठीक।
अब अभ्यास प्रश्न है, देखो अभ्यास प्रश्न पहले भी जो अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं इसमें वो क्या है हम कर चुके हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है वो अभी तक कवर नहीं हुए हैं, वो हम यहाँ पे उनको करेंगे, और वैसे सारी चीजें हो चुकी हैं। अब अभ्यास प्रश्न से कुछ नहीं हुआ, उनसे क्या होता है ना, प्रैक्टिस हो जाता है बस। अब देखो पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, NaCl एवं कॉपर। कॉपर Na को हटा सकता है क्या, नहीं। MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, क्या Al Mg को हटा सकता है। FeSO4 विलयन एवं यहाँ पे आपका सिल्वर है धातु, क्या सिल्वर Fe को हटा सकता है, नहीं। AgNO3 विलयन एवं कॉपर। हाँ, कॉपर जो है वो किससे ऊपर होती है, आप कॉपर का देखोगे तो कॉपर जो है वो ऊपर होती है किससे, Ag से, ठीक है। तो ये आपका ठीक है, कॉपर जो है वो Ag को हटा दी, ठीक है। आपको सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको सक्रियता श्रेणी याद है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ट्रिक क्या है, काना कार मांगे ऑल जन फिर फावे हरिक को, है ना। तो सक्रियता श्रेणी की आपको याद कर लेना है अच्छे से। अगर आपको सक्रियता श्रेणी याद है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त में ली जाती है। तो ग्रीस लगाकर, भाई ग्रीस तो नहीं लगाएंगे ना फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन क्या होता है भाई, जो आपने देखा होगा आमलेट वगैरह बनाते हैं, पिज्जा वगैरह, ठीक है। पेंट लगाकर नहीं, जिंक की परत चढ़ाकर, हाँ भाई जिंक की परत हम इस पे चढ़ाएंगे, ठीक है। ग्रेज नहीं लगाएंगे, पेंट वेंट नहीं करेंगे उस पर, ठीक है। तो कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित कर रही है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। अगर यह जल में विलय है तो कार्बन, सिलिकॉन, लोहा या कैल्शियम, क्या होगा, कैल्शियम ही होगा, ठीक है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक बहुत अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक विक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम। तो टिन की अपेक्षा जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि उसके ऊपरी परत फिर जिंक की हो जाती है ना। एक मिनट, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील नहीं होगा, सॉरी कम अभिक्रियाशील है, जिससे कि उस पर जो धातुएं रखेंगे वो उससे अभिक्रिया नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट अपना देखते हैं। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग करके धातु एवं अधातु के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। धातु एवं अधातु में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। अब मान लो कोई आप एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया जाता है, हथौड़े की चोट से यदि दिया गया नमूना टूट जाता है, ठीक है, तो वह धातु है, ठीक है। परंतु यदि वह पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वही क्या है, धातु, ठीक है। दूसरी चीज है, ये दिए गए उपकरणों को जोड़कर एक परिपथ तैयार करें। अगर बल्ब जल जाता है तो उसमें जो चीज है, ऊना जो है वो आपका धातु है। बीच में ये देखो, आपने एक परिपथ तैयार किया, ठीक है, परिपथ बल्ब आपने लगा दिया, अब उसके बीच में जो भी परिपथ में जो भी चीजें आ रही हैं, ठीक है, जो भी नमूने आपने रखे हैं पूरे परिपथ में, ठीक है, बल्ब और बैटरी के बीच में जो भी है, अगर बल्ब जल जाता है तो वो धातु है, अन्यथा नहीं जलता तो अधातु है, ठीक है। धातुएं क्या होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं, ठीक है। अब मान लो अगर वो बढ़ गई थी तो आघातवर्धनीय होती हैं, ठीक है। इनका चादर बना कर विभिन्न प्रकार के बर्तन व विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, पात्र वगैरह, ठीक है, जबकि धातु में ऐसा नहीं होता। और दूसरा चीज क्या है, जैसे अगर विद्युत वाला हमने किया तो धातुएं सुचालक होती हैं, धातुएं कुचालक होती हैं। इस चीज से हम इसको समझ सकते हैं। तो दो चीजें अपन करके सोच सकते हैं, ये आप खुद लिख सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ये नहीं है। वैसे किसी धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड किसको बनाओगे, एनोड भाई अशुद्ध धातु को बनाते हैं ना, एनोड किसको बनाते हैं, अशुद्ध को, कैथोड शुद्ध को। विद्युत अपघट्य जो धातु जिसको हमें शुद्ध करना होता है उसी का लवण रहता है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके। दूसरा चीज, आप नोट्स बनाने पे ध्यान रखें। और देखो, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। कभी कभी देखता हूं मैं लाइक होते हैं तो कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हो आप लोग, ठीक है, कमेंट भी कीजिए।
कमेंट करने में कंजूसी सी मत किया कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है अच्छा कमेंट कीजिए, नहीं लगता आपको तो वैसा कीजिए, ठीक है, बट कमेंट कीजिए आप, ठीक है। इससे अपने को पता तो चलेगा ना आपको वीडियो कहाँ दिक्कत आ रही है, किस चीज़ में आपको समझ में आया, कहाँ नहीं आया। तो मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि आपको जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट कीजिए। और आपको अगर अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, जिससे बाकी लोगों का भी इस कोरोना महामारी के टाइम में फ़ायदा हो सके, ठीक है। वो अपनी स्टडी को सुचारू रूप से जारी रख सकें, क्योंकि अपन जो है वो सारे कंटेंट करा रहे हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें किसी भी यूट्यूब चैनल पे, और हिंदी मीडियम की तो मैं श्योर बोलूँगा आपको नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। और इतना अच्छा कंटेंट आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। और नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अगर आप बनाना नहीं चाहते हो तो आपको पीडीएफ फाइल में भी नोट्स मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, बट अपन नॉलेज के लिए इसको कर रहे हैं। प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार, चित्र इसमें अपने नहीं लिखा है, आप एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है, ठीक है, बुक से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है ना, प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को मान लो इस तरह से, इसमें मान लो ये है, और इसमें एक फर्क ऊपर से इस तरह से उसमें रख दी जाती है, ठीक है। और ये इसको हम गर्म कर रहे हैं सपोज, ठीक है, ये आग है, इसमें ये पर्क नली रखी हुई है। तो इस टाइप का चित्र है आपका। उल्टा करके उत्सर्जित गैस को एकत्रित हम इसमें करते हैं। तो गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पत्र पर, आर्द्र लिटमस पत्र पर। सबसे पहले आप ये समझो किसको गर्म कर रहे हो आप, सल्फर चूर्ण को। सल्फर चूर्ण को गर्म कर रहे हो तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो उत्सर्जित गैस सल्फर डाइऑक्साइड होगी, जो सूखे लिटमस पत्र पे तो भैया कोई भी क्रिया नहीं करेगी। आर्द्र लिटमस पेपर पे तो भी क्रिया करेगी। आर्द्र लिटमस पत्र यदि नीला है तो है जो गैस है उसको कैसा कर देगी, लाल, क्योंकि SO2 कैसा है, अम्लीय ऑक्साइड। क्योंकि देखो ये अधातु ऑक्साइड है, और अधातु ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होते हैं, क्योंकि सल्फर क्या है, अधातु है, और अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया देनी है। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहली एस की अभिक्रिया हमने O से कराई, O2 से गर्म किया तो SO2 बना। SO2 की अभिक्रिया हम जल से कराते हैं तो H2SO3 बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती हैं। देखो जो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे पाई जाती हैं धातुएं वो नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो धातुएं हैं वो अभिक्रिया नहीं करती किसी से। सोना चांदी और प्लेटिनम। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके, ग्रीस लगाकर, पेंट करके। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं भैया अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगी, ओके। और ये उदासीन होता है, ठीक है, ये यहाँ पे तो उदासीन ऑक्साइड जो आपके CO, ठीक। कारण बताइए, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का, ठीक है। उदासीन ऑक्साइड कौन से होते हैं। कारण बताइए, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि देखो एक तो ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है, ठीक है, और ये तन्य आघात वर्धने वाला ये गुण इनमें होता भी है, ठीक है, आसानी से इनको आभूषण के रूप में बदला जा सकता है। एल्युमिनियम जो है अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग क्या करते हैं, खाना बनाने वाले बर्तनों में करते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा दिमाग से सोचने वाला भी है भाई। एल्युमिनियम जो है बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है अधिक, लेकिन फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में करते हैं। तो ऐसा रीजन है क्या जिसके कारण इसका उपयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम क्या है, जो आपका एल्युमिनियम जो है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जिसके कारण एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी, इसलिए इसके संचारित नहीं होती है, और यह बहुत हल्की होती है और ऊष्मा की अच्छी सुचालक भी है, इसलिए इसका प्रयोग खाना बनाने में बर्तनों में किया जाता है। देखो ऊपर वाली परत किसकी होगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की। अब तो वो रिएक्शन नहीं होनी ना, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करती है, जिसके कारण एल्युमिनियम की जो ऊपर की परत है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की हो जाती है। और दूसरा ये हल्का भी होता है एल्युमिनियम, और ऊष्मा की भी अच्छी सुचालक, इसलिए इसका प्रयोग हम खाना बनाने वाले बर्तनों में करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें क्यों अपन को लगा के चलना है, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पे कारण बताइए वाले क्वेश्चन थे ये, तो क्यों किया, क्योंकि सल्फाइड और
कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, निष्कर्षण प्रक्रम में सबसे पहले हम जो कार्बन और क्या है अपने सल्फाइड और कार्बोनेट में हम इनको बदलते हैं। जो भी धातुएं जो होती हैं कार्बोनेट और अयस्क जो हैं, देखो निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को हम किस में बदलते हैं, ऑक्साइड में गर्म करके। क्यों बदलते हैं, क्योंकि भैया धातुओं को कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क की तुलना में उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना बहुत आसान होता है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन रहा है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यानी तांबे के जो बर्तन होते हैं आप उनको या नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं। ठीक है, यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं। देखो जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। खट्टे पदार्थ जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। और अम्ल ये क्या है, धातु है। ठीक है, धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया, कॉपर वायु में उपस्थित किससे अभिक्रिया करता है भाई, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ना, से अभिक्रिया करके, एक मिनट, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, सॉरी। ठीक है, कॉपर वायु में उपस्थित किससे अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण ये बर्तन कैसे हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। जब बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है तो सिट्रिक अम्ल बर्तन पर उपस्थित कार्बोनेट से अभिक्रिया कर उसको विलय हो जाता है, ये वो घुल जाता है, तो बर्तन क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कॉपर जो है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और वहां पे क्या बनता है, आपका कॉपर कार्बोनेट बनता है। अब भाई कॉपर के ऊपर किसकी परत हो गई है, कॉपर कार्बोनेट की। अब जब जैसे ही हम खट्टे जो हैं पदार्थ हैं उनके रस को यूज करते हैं तो ऊपर वाली जो परत है उसकी वो विलय हो जाती है, घुल जाती है, इसके कारण फिर जो आपका कॉपर है, कॉपर का जो पात्र है वो साफ हो जाता है। ठीक है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं का विभेद कीजिए। देखो धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन व लवण बनाता है, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखती है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ये अपन पहले भी कर चुके हैं। अधातु में सभी अधातु अम्ल से विक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये भी जन गैस नहीं बनाती है। ठीक है, इसमें अलग उल्टा है। ठीक है, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं और ये कैसे होते हैं, अम्लीय। वहां कैसे होते थे, धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रेडाइन, ये क्या बनाती है भाई, ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है और ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, इसलिए रेडाइन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। देखो गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि तांबा इस्पात की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, और भाई जो ऊष्मा का अच्छा सुचालक होगा उसी का करेंगे ना गर्म जल का टैंक बनाने में, तो गर्म करना है हमें। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है और उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहली जैसी चमक पैदा करने का ढोंग किया। मान लो कोई आपकी गली में आ गया और क्या करता है कि वो ढोंग करता है कि भाई मैं आपके जो गोल्ड है, ठीक है, और जो वो है आपको बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वो आपको जो बेकार दिख रहा है ना, गंदा सा दिख रहा है, उसको बिल्कुल चमकेगा, ये है वो है, और मतलब ऐसी सारी चीजें वो करता है। और वो क्या करता है, एक महिला से उसके कंगन लेता है, महिला उसकी बातों में आ जाती है और वो उससे कंगन लेता है और उसको एक बिलियन में डुबो देता है। अब उसके बाद वो वजन उसका करता है तो वजन क्या हो जाता है, वेट कम हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे फिर उनको भाई थोड़ा सा उनमें क्या होता है ना, वाद विवाद सा हो जाता है। ठीक है, तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को फिर बाद में क्या होता है, झुकना पड़ता है। और एक जासूस की तरह आप कैसे बताएंगे भाई उसने जिस बिलियन में उस गोल्ड को डाला था, वो गोल्ड जो उस बिलियन में, किस बिलियन में उसने उस गोल्ड को डाला जिसके कारण उसके जो आभूषण थे, कंगन जो थे, वो कैसे हो गए, हल्के हो गए थे पहले से वजन में। ठीक है, तो वो क्या है, एक्वारेजिया है। ठीक है, ये अपन आपको पहले करा चुके हैं, एक्वारेजिया। ठीक है, गोल्ड को भी गला देता है। ठीक, इसलिए उस महिला के कंगनों का जो भार था वो कैसा हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब देखो ये आपने देखा होगा, ये अपने लिए बहुत ही गर्व की बात है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार। ठीक है, देखो लगभग 1600 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 1600 वर्ष पहले की बात है कि भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक स्थित एक क्या बनाया, लौह स्तंभ बनाया
उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुम्बीनार के निकट स्थित है। यह लोह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन है। ये इसके बारे में डिटेल दे रखा है। ठीक है, ये 1600 वर्ष पहले ही एक जंग से बचाने के लिए लोहे को उन्होंने विधि विकसित कर ली थी और आज तक इस पे जंग नहीं लगी है और ये अभी भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। हम 1600 वर्ष पूर्व ये चीज़ें कर चुके थे, लेकिन आज की स्थिति अगर हम देखें तो बहुत ख़राब है, क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है। आज हम नॉलेज से ज़्यादा मार्क्स की तरफ भाग रहे हैं, मार्क्स पर फोकस करते हैं, चीज़ों को रट के, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमियां हैं, अभी हमें उनको दूर करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर में अपन इतना ही करेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, ठीक है, आपको लगा हो हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और लाइक कमेंट, ठीक है, और शेयर करते रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो आपको जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, अब आपको जो वीडियो है वो रेगुलर मिल रहे हैं। अपन ने 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, आप 3 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक, अगर आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं तो आपको रिवाइज करना होगा। जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक वीडियोस पुराने चैप्टर्स के नहीं देखे हैं, पहले दूसरे के, आप उनको भी देखिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद।